सो जय हिंद एवरीवन। मैं अतुल शुक्ला, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज बेसिकली आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट्स देख चुके हैं, फंक्शंस के बेसिक्स देख चुके हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको आपको समझा देता हूं। आपकी ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेसिकली हम लोग देखें तो स्टेट बोर्ड्स कुछ हैं जिनमें 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद फिर जनरली अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखें तो उसमें 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 लाइंस दी हुई हैं, J.F. हार्वर्ड करके मैथमेटिशियंस थे 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक बात कही थी जो कि सबसे स्टार्टिंग में 10th की एनसीईआरटी में आपके मेंशन है। वो कुछ ऐसी है कि देयर इज नो सब्जेक्ट विच सो ऑक्यूपाइज इन द मैथमेटिक्स इन लाइक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो उनके कहने का मतलब ये था कि इन द मिडिल ऑफ द मैथमेटिक्स देयर इज नो प्लेस अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो कहने का बेसिकली मतलब ये था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि मैथमेटिक्स में जो हमारा मिडिल पोर्शन कवर करता है वो ट्रिग्नोमेट्री ही कवर करता है, चाहे जो भी हो, है ना। और ये बात अभी आप लोग कम समझेंगे। अभी आप लोग अगर मैथमेटिक्स में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं, कोई ऐसा चैप्टर 11th और 12th स्पेशली तौर पे हर कहीं पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। आइदर इट इज यू कैन से कैलकुलस में तो ट्रिग्नोमेट्री के ही जो साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह हैं जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उन्हीं में से ही काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और बाकी जैसे अभी हम लोग आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे ही आएंगे, है ना। तो विदाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इनके बिना आप मैथमेटिक्स स्पेशली तौर पे एडवांस मैथमेटिक्स 11th 12th जो हम लोगों के एग्जाम्स हैं, जेई मेंस हो गया, ये सब, उसको बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप लोग अभी थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है हमारे लिए, है ना। तो हम लोग अभी आज से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले सीखेंगे, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पास्ट ईयर के पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आने वाली हैं चीजें, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या जिसकी मैथ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मतलब निकलता है ना, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है इट रिफर्स the measurement of sides of a triangle, right, sides of a triangle। तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए, है ना। व्हाट वी डू इन ट्रिग्नोमेट्री दैट वी ट्राई टू मेजर द ट्रायंगल्स, राइट। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को पहले हम थोड़ा सा ट्रायंगल को समझ लेते हैं जिस पे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग तो अगर हम कहें कि कैसे हुई, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है, अभी हम लोग आगे चल के क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली स्टार्ट हुई थी ये समझिए कि अभी हम लोगों को जब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है उसमें भी कुछ चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक जो जरूरत होती है वो समझ में आएगी। बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कैसे हुई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग अगर देखें तो जो नाविक होते थे ना, यू कैन से कि सी सेलर्स, है ना, जो जैसे यू कैन से वास्को डी गामा को ही अगर ले लें, वो लोग क्या करते थे, समुद्र में चले जाया करते थे बहुत दूर दूर तक। ठीक है, अब उन्हीं से ही ट्रिग्नोमेट्री की इवोल्यूशन हुई थी, है ना। अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए वो बीच समुद्र में पहुंच गए, ठीक, अब यहां से वो क्या करेंगे, उनको किनारे में एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखा रहा होगा, वो अंदाजा लगाएंगे कि अभी जो हमारी लैंड है वो अभी हमसे कितना और दूर है ना। तो ये सब ऐसे करेंगे कि वो देखिए, जैसे उन्होंने क्या किया, ट्रीज की टिप को देखा उन्होंने, अब टिप उनको दिखी इतनी दूर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से समझ जाएंगे। अब ये एंगल वो मेजर करेंगे, ये वाला एंगल वो मेजर करेंगे, दिस एंगल, राइट,
अब फिर इससे वो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और फिर उनको इस डिस्टेंस का अंदाजा लग जाएगा अभी उनसे लैंड कितनी दूर है। ठीक है, इसको हम लोग एप्लीकेशंस में देखेंगे कि ये एंगल कितना होगा, फिर ये हाइट उनकी जो ट्रीज की हाइट होगी वो गिवन होगी, तो एक अंदाजा लग जाएगा कि उनसे लैंड कितनी दूर है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की समझ स्टार्टिंग में सबसे बेसिक सबसे स्टार्टिंग में यहीं से ट्रिग्नोमेट्री इवॉल्व हुई थी, है ना। तो ये बातें अब हम लोगों को समझ में आ गई हैं। अब देखिए हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रिफर्स द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल या फिर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए हम लोग जल्दी से ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये रीकैप है ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली आप लोग कब पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में 9th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल बेसिकली होता है अ फिगर क्लोज्ड बाय 3 साइड्स, राइट, 3 साइड्स। तो बेसिकली ट्रायंगल जो होता है वो एक ऐसा फिगर होता है जो 3 साइड्स से क्लोज होता है कंप्लीटली, क्लियर, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक, अब एक ट्रायंगल में होता क्या क्या है, देखो एक ट्रायंगल में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स एंड 3 वर्टेक्स, क्लियर। ये हमको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स, क्लियर है। सपोज करिए ये है हमारे पास हमारा ट्रायंगल, क्लियर, हम यहां पे बना दे रहे हैं, ये है हमारे पास हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या होता है, तो किन्हीं भी 3 साइड्स से घिरी हुई एक फिगर वो कहलाती है ट्रायंगल, क्लियर। एंड इट हैज 3 वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर। Here we named it, we can name it as A, B and C, and here 3 sides are there, AB, one side, BC and AC. There are 3 sides and there are 3 angles as well. That angle A, this is angle A, this is angle A, clear. This is angle B, clear. This is angle A, angle B and this is angle C, clear. So here there are 3 angles and there are 3 sides of a triangle, clear. 3 vertex as well. ये होती है ट्रायंगल की बेसिक कंस्ट्रक्शन, एक ट्रायंगल में होता क्या है, एक ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल की और भी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। अगर हम लोग देखें एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अब यहीं से हमें थोड़ा सा सीरियसली समझने की जरूरत है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक कड़ी को जोड़ते जाएंगे और हमारा टॉपिक एकदम इजी होता जाएगा। बस हमें ध्यान से समझना है, स्टार्टिंग से समझना है कि एक चीज से दूसरी चीज कैसे कोरिलेट होती है ना। सो वी हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट इट क्लियरली। ओके, सो वी नाउ मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि द सम ऑफ all the three angles of a triangle, clear, is 180 डिग्री। ठीक, ये हमेशा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है, इसके जो 3 एंगल्स हैं, ठीक है, वो हमेशा उनका जो सम होगा, ठीक है, तीनों का, हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे ही होंगे और तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। दैट इज, इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब होगा कि वो ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है।
तो ये होना ही होना है, तभी वो ट्रायंगल होगा। और अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें 3 एंगल्स होंगे और तीनों एंगल का जो सम होगा, है ना, वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। क्लियर? नाउ अब जैसे यहीं पे हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, चाहे तो हम लोग कोई चीज को सीधे डायरेक्टली फिजिकल वे में मेजर करें, और चाहे तो हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को अगर जानते रहें तो मैथमेटिक्स अप्लाई करके कुछ चीजें हमको पता रहेंगी और कुछ चीजें हम लोग खुद से बता लेंगे, वही कहलाता है मेजरमेंट। क्लियर हो रहा है? अब जैसे सपोज करिए हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्लियर है, अब उसमें से इस ट्रायंगल का एक एंगल हम कहते हैं 70 डिग्री है, दूसरा एंगल हम कहते हैं 30 डिग्री है। क्लियर? तो तीसरा एंगल कितना होगा? तो 3 एंगल होते हैं, तो हम लोग तीसरा एंगल बिना मेजर किए हम लोग बता सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर एबल टू मेजर द ट्रायंगल समहाउ, है ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा मेजर करना समझ गए हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 2 एंगल मिलके कितने हुए हैं, 70 और 30, ठीक है। तो तीसरा एंगल कितना होगा? तो ये मिलके 100 हो गए, तो तीसरा पक्का है कि 80 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट ऑल द 3 एंगल्स सम्स अप टू 180 डिग्री। So the third angle will be how much? Third angle will be definitely 80 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो यहां से हमको तीसरे एंगल की सीधे सीधे मेजरमेंट पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे और ऐसे ही हम लोग मेजरमेंट सीखते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस, अब तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो 5th 6th क्लास का क्वेश्चन है, बट यहां से हम लोगों को एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई है ट्रायंगल की, कि उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ना ही उससे एक भी डिग्री कम, ना ही उससे एक भी डिग्री ज्यादा। क्लियर? ओके, नाउ वी विल लुक द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये होती है कि अगर मान लीजिए कि द सम ऑफ any two sides of a triangle is always greater than the third side. Clear? Than the third side. ये बात समझनी आपको बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, क्लियर हो रहा है, इसमें कोई भी 2 साइड आप लोग ले लीजिए, क्लियर हो रहा है, कोई भी 2 साइड ले लीजिए, उनका जो सम होगा, है ना, वो थर्ड साइड से ज्यादा ही होगा। क्लियर हो रहा है? जैसे यहां पे हम लोगों ने अगर मान लीजिए AB प्लस BC लिया, तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन AC होगा। क्लियर हो रहा है? मतलब इसका यह है कि ऐसी कोई भी साइड नहीं होगी जो बाकी 2 साइड को जोड़ने पे भी वो ज्यादा हो जाए। क्लियर हो रहा है? नहीं तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक, और इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, और इसको समझना बहुत जरूरी है हमको। क्लियर हो रहा है? तो ये हमेशा सही होगा। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि AB प्लस BC ही AC से बड़ा हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर देन किसके होगा? AB प्लस AC शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? BC। और या फिर हम ये कह दें कि AB मतलब BC प्लस AC, BC प्लस AC ग्रेटर देन AB होगा। ठीक, तो कोई भी 2 साइड हम लोग ले लें, वो तीसरी साइड से ज्यादा ही होगा। क्लियर हो रहा है? इसको समझ लीजिएगा, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। हम लोग जब यू कैन से स्पेशली जैसे जेई एडवांस या फिर मेंस लेवल पे, इस पे बेस्ड हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वो उनका जो लेवल होता है ना, वो भी जनरली टफ हो जाता है अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाए तो। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिए तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है और हम लोग इजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल पे बात करें तो जैसे इसकी इंपॉर्टेंस हम बता दें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, मॉड ऑफ Z1, जैसे हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो है। क्लियर? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो होता है वो क्या होता है, हम लोग क्या मानते हैं, वो होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी से डिराइव होके आती है। क्लियर हो रहा है? या फिर हम लोग मॉड ऑफ x1 प्लस x2 कह लें, कुछ भी कह लें, वो इन्हीं से होके डिराइव होके ये आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग बेसिकली अगर समझें तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड है 3, 4 और 5,
ये सही है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है 5, वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि इन दोनों को ऐड कर दें तब भी ये कम पड़ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए 3 और 4 है, ये दोनों ऐड होके कितना हो रहा है 7, तो ठीक है 7 जो है वो 5 से तो बड़ा ही है ना, ठीक। तो ओवरऑल यही है, ठीक है। इसको और इजी वे में समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है कहने का। इसका बेसिकली कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी ट्रायंगल में भाई कोई साइड छोटी होगी, कोई साइड बड़ी होगी, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं इसको टाइप्स ऑफ एंगल्स में। बट कोई जो सबसे बड़ी साइड है वो इतनी भी बड़ी ना हो जाए कि बाकी दो साइड्स को जोड़ के भी वो बड़ी हो। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक साइड है 5, एक साइड है मान लीजिए ये वाली 6 और ये मान लीजिए 7 है, तो फिर चल जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि इनको जोड़ दें तब भी ये बड़ी पड़ जाए। बट अगर हम मान लीजिए ये 5 कह दें, ये 6 कह दें और इसको कह दें कि ये है हमारे पास 15, क्लियर। अब अगर हमने इसको 15 बोल दिया ना तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरी वाली साइड है 15, वो इन दोनों को मिला के भी उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, वो हो गई 15 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 13 आएगा, सॉरी 11 आएगा, तो 11 इज लेस देन 15, तो ये वाला ऐसा ट्रायंगल कोई भी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्लियर। तो इस पॉइंट का मतलब बेसिकली यही था, क्लियर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर हो रहा है? चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं, आप लोग इसका आंसर करेंगे हमें, ठीक है। आप लोगों को आंसर करना है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पे बेस्ड आपको आंसर करना है, क्लियर। तो वी हैव अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज क्लियर। व्हाट हैपेंड? ओके, so the question is that which of the following cannot be the sides of a triangle, क्लियर। अब आपको इसका आंसर करना है, ठीक। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्लियर हो रहा है। द सेकेंड ऑप्शन इज 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्लियर। द थर्ड ऑप्शन इज दैट 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, clear. The fourth option is 10 centimeter, 2.5 centimeter and then 4 centimeter. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ साइड्स हैं जो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकती हैं, जिनसे ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। चले आप लोग आंसर करें, क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ऐसी क्या कोई साइड है, हमें एक ही कंडीशन पता है, ऐसी कोई भी साइड नहीं होनी चाहिए जो बाकी के दो साइड के सम से भी ज्यादा हो जाए, क्लियर हो रहा है। तो अभी देखिए यहां पे हम सबसे बड़ी वाली साइड को ही पकड़ेंगे, सबसे बड़ी वाली साइड ही हो सकता है कि दूसरों से ज्यादा हो जाए, ठीक। तो यहां पे अगर हम लोग 4 को देखें तो 4 जो है वो इनके सम से तो छोटा ही है, बिकॉज इनका सम होता है 5 और ये है 4, तो ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे अगर हम लोग सबसे बड़ी वाली साइड देखें तो ये है 5 और बाकी की दोनों साइड मिलकर हो रही हैं 7, तो ये भी सही है, 5 ज्यादा नहीं है। यहां पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है 6, तो 6 जो है वो इनके सम से तो कम ही है, बिकॉज दिस सम इज 7 एंड इट इज 6। बट इफ वी लुक द आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, then we look here that 10 is much more than these two sides, ठीक है। इनको अगर हम ऐड भी कर देंगे then we will get 6.5 सेंटीमीटर और ये अकेली जो साइड है वही 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्लियर। चलो तो ये बातें हमको समझनी है, क्लियर हो रहा है सबको?
चलें, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा कि अभी तक में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देख लिए हैं, या फिर ये कह लीजिए इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कह लें, या फिर कह लें कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल, है ना, कि एक किस कंडीशन में कोई भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो जनरली हम लोगों ने दो चीजें सीखी। पहली बात तो ये कि किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, मतलब किसी भी ट्रायंगल की जो एक के जो तीन एंगल्स होते हैं, हम लोगों को पता है तीन एंगल्स होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों एंगल का जो सम होगा इट should be exactly equal to 180 degree, neither greater nor less than 180 degree, it should be exactly 180 degree. And then we had seen the second property of the triangle, it is the sum of any two sides of a triangle cannot be the greater than the third side. Clear? अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग देखेंगे, that it reads that the side opposite to the larger angle, ठीक है, to the larger angle of a triangle is longer, ठीक है, is longer, ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। और इसका अपोजिट भी सही है, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है वो हम समझा दे, लिख देते हैं इस बार, द साइड द एंगल अपोजिट टू द longer side of a triangle is larger. क्लियर? अब इसका मतलब भी हम समझा दे रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब यही है, देखिए आप लोगों को ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे हम लोग एक बार रिकैप कर ले रहे हैं सारी चीजों को, एक बार सारी चीजों का रिवाइज कर ले रहे हैं, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह में एक ही फ्रेम में फिर से रिवाइज हो जाएं, जिससे आपको आगे चल के परेशानियां ना हो, है ना। अगर ये सब बातें आप समझे रहेंगे देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट इन टू मेक द क्वेश्चंस इजी। क्लियर? कई बार क्या होता है, हम लोगों को चीजें पता होती हैं बट हम लोग भूल जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को दिक्कत होती है समझने में, ठीक है। इसीलिए हमने अभी बेसिक्स में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग भी नहीं की है, बट अभी हम लोग बस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, फिर आगे 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पॉइंट पे पहुंचेंगे। बट अभी वहां पे तब हम लोग समझेंगे कि कैसे ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है ना। इसीलिए पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल को पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल को ही तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? चले, तो यहां पे हम लोगों को यह समझना है, ये दो पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज longer, and then the second statement is the angle opposite to the longer side of a triangle is larger. ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई साइड बड़ी है, जैसे मान लीजिए ये आपको साइड बड़ी दिख रही है ना अभी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये साइड बड़ी है ना, तो इसके सामने का जो एंगल होगा, then it means this angle, it should also be greater than the remaining two angle. तो जो सबसे बड़ी साइड होगी, अगर मान लीजिए ये साइड है, ये साइड अगर बड़ी है, इसके सामने का एंगल होगा ये, इस साइड के सामने का एंगल होगा ये, इस साइड के सामने का एंगल मतलब अपोजिट एंगल होगा दिस। क्लियर? तो अगर साइड बड़ी तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा, और अगर एंगल बड़ा तो उसके सामने की साइड भी बड़ी। ठीक है, क्लियरली ये बात ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे यही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल में सामने की साइड, अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। क्लियर हो रहा है सबको? चलें, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहां पे मेनली यही सब कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें कि हमें नोटिस करके रखना था। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। क्लियर हो रहा है? सो नाउ वी जस्ट मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है
कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो फिर से एक बार रिवाइज होंगी और हमें समझ में आएगा कि हम लोग ट्रायंगल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स को बेसिकली दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेसिस पे हम लोग तीन टाइप के ट्रायंगल्स देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। आई मीन चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो सबसे पहले तो हो गया हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट अभी हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये अभी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी ट्रायंगल जो है वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो ये थर्ड है। फर्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर। पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं। देन द सेकेंड वन इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, isosceles triangle, okay, and then we see the scalene triangle, clear। scalene triangle, क्लियर हो रहा है। अब इन्हीं को हमें एक एक करके समझ लेना है बहुत इजी वे में, और हमें इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए बहुत इजीली, है ना। वैसे तो हम लोग जब ट्रायंगल अलग से टॉपिक ही है, तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो सभी के बारे में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से ट्रायंगल का मतलब क्या निकलता है, ठीक है, और किस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके जो सारे तीनों के तीनों एंगल हैं वो क्या हो, वो लेस देन 90 डिग्री हो, है ना, वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, क्लियर हो रहा है। ये बात समझ लीजिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों के तीनों हमारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, या फिर 60 डिग्री हो सकते हैं, या फिर 70 डिग्री, या फिर 80 डिग्री, या फिर 89 डिग्री हो सकता है, 89.99 हो सकता है, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, 90 डिग्री से कम ही होना है तीनों के तीनों एंगल को, क्लियर हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमने अभी जो बनाया ये अपने आप में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों के तीनों जो एंगल हैं वो कितने हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं, है ना। अब ये हमको पता ही है कि एंगल को हम लोग तीन टाइप से डिवाइड करते हैं मेनली, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं उनको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, और जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उनको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एंगल है 120 डिग्री, तो इनमें से किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर हो रहा है। कोई एंगल है 70 डिग्री, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो होगा एक्यूट एंगल में, और कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा राइट एंगल में, क्लियर। तो जिस टाइप का एंगल उसी टाइप का ट्रायंगल, क्लियर है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे, जिनमें सारे के सारे एंगल जो हों वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में
एनी वन एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। क्लियर हो रहा है? तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अच्छा, एनी वन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी एंगल में एक ही एंगल, ट्रायंगल में एक ही एंगल ऐसा हो सकता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, बाकी दो जो बच जाएंगे वो 90 डिग्री से कम ही होने पड़ेंगे, है ना। कोई ऐसा दो एंगल नहीं हो सकता जो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में। ठीक, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझको पता है ना। आप लोगों को मैंने बता दिया कि कोई भी एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा, उसके तीनों जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ये हम कहते हैं 120 डिग्री अकेले ही हो गया, सपोज करिए ये एंगल अकेले ही हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये अब हम कहते हैं कि ये एंगल अपने आप में पहले से ही 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, सपोज करिए अभी 120 मान लेते हैं, तो बाकी के दोनों एंगल को पक्का है कि 90 से कम होना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए ये भी 90 हो गया तो यही दोनों मिलके 180 से ज्यादा हो जाएंगे ना, यही दोनों मिलके 210 हो गए, जबकि तीनों को मिला के 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर कोई एंगल, एक ही एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, और अगर एक भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, उसी को हम लोग बोल देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका वन एंगल जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे पहुंच चुके हैं, बिकॉज जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हम लोग इसी एंगल को पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, राइट एंगल ट्रायंगल को। स्टार्टिंग तो इसी से होती है, 9th और 10th में हम लोग यही पढ़ते हैं, बल्कि इसके बाद तो ये गायब हो ही जाता है। फिर पता नहीं कौन कौन से ट्रायंगल आएंगे जिसमें 90 डिग्री दिखेगा भी नहीं, बट वो हाई लेवल होगा। लेकिन जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह हम लोग डिफाइन करते हैं, जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 ठो, वो इसी एंगल पे, इसी ट्रायंगल पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो बस जस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, बट इससे पहले आप लोग बेसिक्स समझ लीजिए कि कहां से हम लोगों की ट्रिग्नोमेट्री आई है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होती है, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह से ही, ठीक है। चलो अब हम लोग जल्दी से साइड्स के बेसिस पे देख लेते हैं ट्रायंगल के टाइप्स। पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें ऑल साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जो साइड्स की लेंथ होगी वो सभी की इक्वल होगी। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, है ना, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें कोई दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। अब स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होंगी? नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, या फिर यूं कह लें कि सभी की सभी साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग लेंथ की होती हैं, कोई भी साइड जो है वो क्या होती है? इक्वल नहीं होती है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ गई? पहली बात तो आप मुझे क्लियर कर दें कि ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं, बिकॉज इन्हीं की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर हो रहा है? फिर यहां पे हम लोग कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दो टाइप से ट्रायंगल्स को डिवाइड किया या फिर क्लासिफाई किया। एक तो ये कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल कितने टाइप के ट्रायंगल? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और स्केलियंस ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, और हमने ये समझा है अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो बाकी के जो दो एंगल होंगे वो पक्का है कि 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, जिससे कि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 से ज्यादा ना होने पाए। और ये क्राइटेरिया किसी भी ट्रायंगल में फेल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसपे कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। क्लियर? अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके कि सारे साइड्स क्या हो? इक्वल हो। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, जिसके कि कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। और स्केलियंस ट्रायंगल, मतलब जिसके कि कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। अब चलिए इन के बारे में हम थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ऐसे ही हम लोग बना बना के समझ लेते हैं, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? देखो
ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। एक बार आप लोगों को रफ आइडिया भी होनी चाहिए, 90 डिग्री एग्जैक्टली ये होता है, अगर हमारे पास एग्जैक्ट ये है तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बना भी दे रहे हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ये एंगल हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम अगर इससे इधर लाइन बना के ऐसे कर दिए तो ये राइट एक्यूट हो जाएगा, और अगर हम लोग इससे ज्यादा एंगल बना दिए ये, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इतनी बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना इक्विलैटरल हो सकता है, ठीक है, बट एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक जो है वो इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर एक एंगल सबसे बड़ा होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो साइड भी पक्का है कि ज्यादा हो ही जाएगी। क्लियर हो रहा है? और फिर दूसरी बात, आप जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी हमारा, अच्छा ये बताओ, इसमें आप लोग ये बताएंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना वो इनमें से किस टाइप का एंगल हो इसमें से किस टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। इट कैन बी इक्विलैटरल, इट कैन बी आइसोस्केल्स और इट कैन बी स्केलिन्स। किस टाइप का ट्रायंगल हो सकता है बताएं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या? गिव मी द आंसर। चलिए, तो अब हम लोग ये समझ गए होंगे कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब बाकी के दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, और बाकी के दोनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने की साइड भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अब अगर सबसे बड़ी होगी तो बाकी की दोनों साइड्स उसके बराबर की तो नहीं ही होंगी ना, तो इसका मतलब ये है कि तीनों साइड्स तो बराबर हो ही नहीं सकती हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अगर मान लीजिए 90 डिग्री है, हम कहते हैं ये दोनों जो है वो 45 हो गए, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो फिर इन दोनों के सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, क्योंकि हमने देखा है अगर एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगी। एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी। तो ये भी हो सकता है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाए, स्केलिन भी हो सकता है, भाई ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी, इसके सामने की साइड छोटी होगी, तीनों साइड जो है अलग अलग हो जाएंगी, तो वो स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस सबको आपको ध्यान में रखना है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल इनमें से कौन सा ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता, और ऑप्शन दे दे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, आपको यह समझ आनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा से आइसोस्केल्स हो सकता है या फिर स्केलिन हो सकता है, इक्विलैटरल कभी नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, सीधे सीधे अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जंप कर जाते हैं। क्लियर? यहां पे अभी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले जो हमने आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आ गई बातें क्या? ये आप लोग मुझे आंसर करिए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रायंगल, ऑल अबाउट द ट्रायंगल। क्लियर? ये सबसे बेसिक्स हैं, यहां से हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री में क्रॉस आउट करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने अच्छे से समझा कि हम लोगों को किस टाइप के ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? इसीलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन भी आपको समझा दिया है, ठीक है। चले अब देखें, अब हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत भी है। पहली बात तो ये कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये हम लोगों ने समझ लिया है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है, और बाकी के दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है ये कुछ भी हो जाए, हो सकता है ये कुछ भी हो जाए। क्लियर हो रहा है? यहां पे अब हमको ये समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होगा, 90 डिग्री से दोनों छोटे होंगे। इसका मतलब ये सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा एंगल है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, इसकी अपोजिट साइड होगी ये वाली AC, है ना। तो AC जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी, है ना। इसको हम लोग, जो सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस।
ठीक है। अब इसके बाद एक एक साइड इसमें होती है, जैसे मान लीजिए अगर हमने इस एंगल को थीटा मान लिया अभी के लिए, फिर हम बताएंगे अभी कि क्या कैसे होता है। इस एंगल को हमने एज्यूम कर लिया थीटा, तो इस एंगल के लिए ये वाली जो लाइन है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो थर्ड साइड होती है वो होती है बेस, तो इट इज बेस। क्लियर। यहाँ पे इन्हीं तीन साइड्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो एक होती है हाइपोटेनस, एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस। ये तीन साइड्स हैं अगर हम इस एंगल की बात करें तो थीटा की। ठीक है। अब हमको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड पक्का है कि वो सबसे बड़ी होगी ही होगी। ठीक है। और उसी सबसे बड़ी वाली साइड को हम लोग नाम दे देते हैं हाइपोटेनस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स हो जाता है। ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड उसी को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। बाकी की जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। बट परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते हैं, इनमें कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी एक बेस हो सकता है। इट डिपेंड्स व्हाट द एंगल वी चूज। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम आगे चल के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन हम लोग अगर इस वाले एंगल को लेंगे तो ये वाली जो लाइन है जो इस पे बेस्ड है, जिस पे ये एंगल बना हुआ है वो हो जाएगी बेस, और इसके सामने वाला एंगल हो जाएगा, सामने वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर एवरीवन? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगली जो प्रॉपर्टी है जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही केवल फॉलो होती है वो बहुत जरूरी है, और वो आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, और ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेसिकली? अब पाइथागोरस थ्योरम में एक पॉइंट है, वो यही है कि हाइपोटेनस चूंकि सबसे बड़ी साइड है, वी ऑल नो अबाउट इट, एंड नाउ सो व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम सेज, इट सेज दैट हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, और इसी थ्योरम को हम लोग बोल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो रहा है? और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड है। क्लियर। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आगे आते हैं, बट यही है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टी है, और इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी अगली वाली ट्रिग्नोमेट्री। इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एकदम गेट पे हैं, है ना, गेट पे हम लोग खड़े हैं। अब जस्ट हम लोग इंटर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के संसार में। क्लियर हो रहा है? और ट्रिग्नोमेट्री के संसार में बहुत सारी चीजें। क्लियर हो रहा है? बट अभी हम लोग गेट को अच्छे से नोक करना सीख लिए। अगर हमारी नोक दमदार है तो हम लोग उस संसार में अच्छा खासा फल फूल सकते हैं, अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हम लोग गेट में इंटर करने से पहले ही उसकी एनवायरमेंट के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी, एंड इट इज द ट्रायंगल, कि ट्रायंगल में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। कितने टाइप के ट्रायंगल्स हैं, किस टाइप के ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसी में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस किया था। और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अब हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री का बेस था। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है? पाइथागोरस थ्योरम। ये प्रॉपर्टी केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही फॉलो होती है, दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स में नहीं फॉलो होती। क्लियर? तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है, और वो क्या होती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर पर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, तभी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है? चलो, अब जैसे सपोज करिए हमने आपको कह दिया कि कौन सी, अब जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। अब हमने कहा कि पहली बात तो ये बताओ, अगर किसी भी ट्रायंगल की ये साइड्स हैं तो ये सही है ना, वो ट्रायंगल तो बन जाएगा, बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है 5, वो इन दोनों के सम से, इनका सम कितना है 7 से छोटा ही है। ठीक है। अब अगर 7 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। ट्रायंगल बनने में प्रॉब्लम तब आती है जब 5 बड़ा हो जाता है, इन दोनों का सम जो है छोटा हो जाता, बट यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा क्या? ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, वो इन दोनों के साइड के स्क्वायर का सम होना चाहिए। ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम है क्या? इट इज द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 प्लस द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज 16 और 9 25 हो रहे हैं, और ये 25। तो यहां पे क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा।
ठीक है। और इनको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर हो रहा है? चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गई थी बात, यहां तक आपको बात समझ में आ गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 3 साइड्स ले लें ए बी और सी, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। ये तो हमारा फिक्स है, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही होता है। और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, अगर हम लोग इसको थीटा माने, ये हो गया हमारे पास बेस। क्लियर है? अब यहां से हम लोगों को क्या करना होता है कि किसी भी एंगल में ना अगर 3 साइड्स हैं तो हम लोग 6 रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉरी, हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा साइन थीटा, ठीक है, एक होगा कॉस थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कॉसेक थीटा, जो कि सेक का उल्टा होगा। चलिए अभी हम लोग यहां पे लिख देते हैं, जिससे कि आप लोगों को फिर समझ में भी आए। कॉसेक थीटा, फिर होगा सेक थीटा, और फिर होगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और 6 ही होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होते, 6 से कम नहीं होते। ये टोटल अपने आप में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए साइन थीटा जो है ना, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस करेंगे तो इट विल बी नोन एज साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। क्लियर हो रहा है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होगा? तो हमको पता है टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। अब कॉसेक थीटा जो है वो जस्ट रिवर्स होगा साइन थीटा के। तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही सेक थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस, एंड देन व्हाट विल बी कॉट थीटा? कॉट थीटा विल बी द रिवर्स ऑफ टेन थीटा, सो इट मींस इट विल बी बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही हैं चीजें? यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और पूरी मैथ में आपको इसके बाद यही दिखने वाले हैं। आप कैलकुलस पढ़ेंगे तब भी यही दिखेंगे, आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब भी यही दिखेंगे। बिकॉज व्हेन वी डिफाइन द स्लोप ऑफ अ लाइन देन वी से दैट इट इज द tan थीटा, ठीक है। आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आपका पीछा इनसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इनको आप अभी अच्छे से समझ लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो समझ लीजिएगा। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज इनके बीच के जो इंटर रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। यहां से ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा। ये बातें पहले बताइए, समझ गए हैं आप? कितने टाइप के रेशियोज हो सकते हैं? 6। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इनमें से 6 रेशियोज बन ही सकते थे, है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने अगर मान लीजिए ऊपर लिखा हाइपोटेनस, एक तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, और एक तो हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर परपेंडिकुलर लिख दिया, मान लो हम लोग, तो हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। और या फिर हम लोग बेस को ऊपर लिख दें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, ठीक है। यही 6 रेशियोज बन ही सकते थे, इसीलिए यही 6 रेशियोज हैं भी हमारे पास, ठीक है। अब ये हम लोग अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स से हम लोग कितने रेशियोज बना सकते हैं? 6 रेशियोज बना सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी एक इंटर रिलेटेड हो गया, ठीक। तो 6 रेशियोज बन ही सकते थे, 6 रेशियोज बन गए, 6 रेशियोज के अलग अलग नाम हो गए। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे यहीं पे हम आपको समझा दे रहे हैं, वो आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ये बात समझना बहुत जरूरी है जो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं वो। अब देखो, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां से साइन थीटा का हम लोगों ने क्या लिखा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा को क्या लिखा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा को क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसको याद करने के तरीके भी हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिख देते हैं पी बी पी, ठीक है।
और अपॉन में एच भी। ठीक है, इसका मतलब पंडित भोला प्रसाद कुछ भी मान लीजिए आप लोग, है ना। इसमें एक मूवी भी थी एज आई रिमेंबर, उसमें जूही चावला थी, तो उनमें एक टीचर से रिलेटेड मूवी थी बेसिकली। वो एक ट्रिक बड़ा अच्छा बताती है, वो मैथ की टीचर थी और बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है वो, कभी आप अगर देखेंगे तो आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द मूवी, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो उसमें वो यूज करती हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल कुछ करके ऐसा। ये एक ट्रिक है इन रेशियोज को याद रखने का, बट बिलीव मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा, धीरे धीरे करके आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे करते हैं इनको, और ये डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। इतनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई करने की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर कभी आप भूलते हैं तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये होता है साइन थीटा का रेशियो, ये होता है कॉस थीटा का रेशियो, और ये होता है टेन थीटा का रेशियो। ठीक है, ये हम लोगों ने देख भी लिया है। ठीक है, कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो पंडित भोला प्रसाद शास्त्री लगा लीजिए आगे, फिर हरी हरी बोल। ठीक है, तो ये एक ट्रिक थी जिसमें कि हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करके टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा वगैरह के रेशियोज ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि अगर हम लोग साइन थीटा को ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का। और ये बातें तो हम लोगों को क्लियरली पता है कि हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है ना। सबसे ज्यादा बड़ी जो साइड होगी वो हाइपोटेनस की होगी, परपेंडिकुलर और बेस उससे छोटे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो साइन थीटा जो है ना वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जो p है उसको उसकी बड़ी वैल्यू से यू कैन से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बेस 2 है तो जो हाइपोटेनस होगा वो 2 से बड़ा ही होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, है ना। तो वो क्या होगा, मैक्सिमम या फिर 2 भी हो सकता है, अगर तो 2 भी होगा उस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट अगर 3 हुआ, 4 हुआ, तो फिर वो क्या होगा, 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर। ये बातें ध्यान रखिएगा। सेम यही चीज कॉस थीटा के साथ भी है। कॉस थीटा के केस में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस भी हाइपोटेनस से तो छोटा ही होगा ना, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, इनकी रेंज कहलाती है ये सब। ठीक, अभी हम लोग यहीं पे सब कुछ समझ लेते हैं, इनको तो हमें अभी आगे चल के भी बहुत सारी चीजें समझनी है, इनके बारे में हमको ध्यान भी रखना है। बट ये चीजें अगर हम लोग अभी से समझे रहेंगे तो हमें बाद में बहुत आसानी से बाकी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटी होगी। क्लियर हो रहा है? चलो अब टेन थीटा के बारे में बताओ। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बिकॉज हाइपोटेनस में कंडीशन है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होगी। बाकी की जो 2 साइड्स है ना उसमें कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई भी एक बेस हो सकती है, उसमें हम क्लियरली नहीं कह सकते कि बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब कॉसेक थीटा के बारे में ध्यान रखिएगा। कॉसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस अब ऊपर हो गया है, तो इसका मतलब हम लोग छोटी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, परपेंडिकुलर छोटा है। इसका मतलब ये है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये है कि ये हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से जो है हमेशा बड़ी होगी। मतलब 1 और -1 के बीच में बस नहीं होगी, बाकी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 1 एंड -1। क्लियर हो रहा है? तो ये है कॉसेक थीटा। क्लियर हो रहा है? अब यही बात सेक थीटा के लिए भी है। सेक थीटा की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है सिवाय 1 और -1 के बीच के। तो 1 और -1 के बीच में बस नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो tan का उल्टा है, तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी थी, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो डिफेंस एग्जाम्स हैं, जैसे एनडीए वगैरह है, एयरफोर्स वगैरह है, उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, याद रहेंगी ये बातें?
अब ये समझना भी जरूरी है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही होगी या फिर 1 के बराबर होगी, कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम कहें कि क्या साइन थीटा इक्वल 5/4 हो सकता है क्या, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस कभी छोटा थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, हाइपोटेनस छोटा हो गया, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और इससे भी समझ लो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई है, तो 1 से ज्यादा तो साइन थीटा की वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, तो इट कांट बी पॉसिबल दैट साइन थीटा शुड बी 5/4, ये कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर हो रहा है सबको? अब अगर हम लोग कॉस थीटा लिख दें, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 लिख दें, ये हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है। और कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर हम लोग यहीं पे लिख देते कॉस थीटा इक्वल टू 3/2, ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 भी है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसके हम सबकी रेंज ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है -1 से लेके 1 के बीच में होगा, ये समझ लीजिए, ऐसे सीधे सीधे समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी, इसकी भी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होगी, ना ही 1 से छोटी, ना ही 1 से बड़ी, और ना ही -1 से छोटी। मतलब अगर हम कहें कि cos थीटा जो है वो -7/5 हो सकता है क्या, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -1 से भी छोटी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओवरऑल हमको ये समझना है कि ऊपर वाली नंबर बड़ी ना हो, छोटी हो, क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनस। ये बातें समझ में आ गई अच्छे से आपको? ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई? अब अगर हम लोग यहीं पे देखें कि tan थीटा को देखें, तो tan थीटा हम लोग 10/7 लिख दें, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। और tan थीटा में वैसे भी कोई इश्यू नहीं है, tan थीटा को तो हम लोग 1000 भी लिख दें तब भी पॉसिबल हो जाएगा, 100/23 लिख देंगे तब भी पॉसिबल हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तब भी पॉसिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan थीटा में तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। क्लियर है? हाँ, sec थीटा में और cosec थीटा में भी लिमिटेशन आ जाती है। अब जैसे मान लो हम लोगों ने लिख दिया sec थीटा इक्वल टू 5/3, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा होगी तब भी पॉसिबल है, -1 से छोटी होगी तब भी पॉसिबल है, बस 1 से लेके -1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया sec थीटा इक्वल टू 1/2, ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमने समझा था कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एक बार देख भी लो, है ना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको याद भी हो जाए। ये है sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा होगा क्या? नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये बातें आप लोग नोटिस करके रखिएगा। चलिए, जैसे हम लोग एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, या फिर नॉट पॉसिबल, कुछ भी कह लीजिए, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ठीक। अब इसको बताइएगा, आपके पास पहला ऑप्शन है साइन थीटा इक्वल -7/9, दूसरा ऑप्शन है tan थीटा इक्वल 15/14, तीसरा ऑप्शन है cos थीटा इक्वल टू -3/4, डी ऑप्शन है sec थीटा इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा पॉसिबल नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, बताइए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्लियर हो रहे हैं? यहां पे क्या लिखा है? साइन थीटा इक्वल -7/9। सिंबल को भी आप लोग इग्नोर करिएगा, सिंबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सिंबल प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बस हमको ये समझना है अभी तो कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कहीं छोटा ना होना चाहिए परपेंडिकुलर से, बस यही बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे सही है, हाइपोटेनस 9 है, परपेंडिकुलर 7 है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, -1 से छोटी आ रही है, आई मीन -1 से बड़ी ही आ रही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सही है। ठीक, टेन थीटा में डिस्कस करते हैं। टेन थीटा में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने ये देखा है कि परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो चल जाएगा, तो ये भी सही है, ठीक है। नाउ वी लुक टुवर्ड्स cos थीटा, हियर इन cos थीटा वी सी दैट इट इज -3/4। यहाँ पे ये भी सही है बिकॉज इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस बड़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी सही है। जब हम यहाँ पे देखते हैं ना तो sec थीटा cos थीटा का ही तो जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका मतलब ये है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा हो रहा है, बेस बड़ा हो रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बिकॉज हमसे यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर एवरीवन? ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए ये बातें समझ में आ गई हैं क्या? यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से इसको रिकैप कर ले रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने मेंशन किया था कि हमारे एक साइंटिस्ट आई मीन मैथमेटिशियंस J.F. बाल्टर करके हैं, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो पोजीशन मिडिल वाली स्पेशली तौर पे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की है वो किसी और भी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स की नहीं हो सकती है। लाइक वी हैव अलजेब्रा, वी हैव कैलकुलस, वी हैव ज्योमेट्री, वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, ये सब ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड आई मीन मैथमेटिक्स की फील्ड हैं। बट इन सब में जो मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ना वो करता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 10th की एनसीईआरटी में सबसे ऊपर उन्होंने मेंशन कर रखा है। और ये बात जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये तो उन्होंने कह दिया, वो तो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इस बात को यू कैन से ऑब्जर्व किया होगा। बट जब हम लोग खुद पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप लोग अभी 9th और 10th पढ़े हैं, इसके बाद 11th और 12th जैसे ही पढ़ेंगे, उसमें जब आप लोग कई सारे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को ये बात खुद भी रियलाइज होगी कि जो पोजीशन ट्रिग्नोमेट्री की है वो किसी और भी फील्ड की नहीं हो सकती है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये होता क्या है, तो इसका जो बेसिक मतलब होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर यू कैन से जनरली से दैट मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, कि ट्रायंगल की मेजरमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो रहा है? अब इसमें तो साइड्स बस लिखा है, बट बेसिकली साइड्स एंड एंगल्स कह लीजिए, साइड और एंगल के मेजरमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा कि अ फिगर क्लोज्ड बाय 3 साइड्स, ट्रायंगल को हम लोगों ने देखा 3 साइड्स से घिरी हुई जो फिगर होती है वो हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। भाई ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोगों को ट्रायंगल के बारे में जानना जरूरी था, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। इसके बाद हम लोगों ने जल्दी से देखा ट्रायंगल होता क्या है, तो उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, वो होंगे ट्रायंगल्स। फिर हमने जल्दी से देख लिया था ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? तो डेफिनेटली वी हैव सीन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज। उसमें से सबसे पहली तो ये है कि तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री ही होना चाहिए, नाइदर लेस नॉर ग्रेटर, एग्जैक्टली 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि हमने कहा था बहुत जरूरी है वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होती हैं उनमें से किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है? ये बातें हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखी। अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर यहां पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। क्वेश्चन ये था इनमें से जो कौन से साइड्स हैं जो कभी भी एंगल को फॉर्म नहीं करेंगे, ट्रायंगल ही नहीं बना पाएंगे, तो वो ये वाला आंसर हो गया था, बिकॉज इसमें जो 10 सेंटीमीटर है इन दोनों के सम से भी ज्यादा हो गया था, इसी वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपोजिट साइड अगर लार्जर एंगल है तो साइड भी अपोजिट वाली लार्जर होगी, अगर एंगल बड़ा है, एंगल अपोजिट वाला, तो साइड भी बड़ी, एंगल बड़ा तो उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी, एंगल छोटा तो उसके अपोजिट वाली साइड छोटी। क्लियर हो रहा है ये बातें? ठीक है, चलो इसके बाद
हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स या फिर ट्रायंगल्स के जो टाइप्स हैं वो हमने देखा। दो टाइप से हमने क्लासिफाई किया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव किए ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा पाइथागोरियन थ्योरम, ये केवल इसी पे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, ये भी हमने देखा। तो ये सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चन हमने किया कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो अगर ये साइड्स हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती हैं जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो होंगे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं तो नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा, कुछ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर हमने ये भी देखा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हो ही सकते थे। इनको अलग से याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, कुछ और नहीं होता है। क्लियर हो रहा है। ये बातें हमको नोटिस करनी है, ये हमेशा सही होगा, ये डेफिनेशन है। अब किसी के मन में आ जाए कि सर साइन थीटा ही क्यों पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा क्यों पी बी अपॉन एच होता है, ये दोनों उल्टे क्यों नहीं हो जाते, तो ये एक डेफिनेशन का मैटर है, जो साइंटिस्टों ने बना के रखा है वही होगा। ये एक नेम है। स्टार्टिंग में जरूर हो सकता था कि कॉस थीटा को हम लोग पी अपॉन एच कह देते, साइन थीटा को हम लोग बी अपॉन एच कह देते तो चल जाता। बट एक बार चूंकि बन चुका है, एक बार डिफाइन हो चुके हैं रेशियोज, तो वो डिफाइन हो चुके हैं। क्लियर हो रहा है। इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वैल्यूज देखी कि कौन सी वैल्यूज कितनी किसकी हो सकती हैं, किसकी नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी यहाँ पे अभी तक के लेक्चर में हमको यही समझना हुआ था कि किसकी रेंज क्या होती है। इसको हम लोग रेंज भी बोलते हैं, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ही, है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा अच्छे से कि कौन सी चीजें कैसे रेंज कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये बातें हमने देखी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के ही बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -∞ से ∞ के बीच में, कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, और इन पे जो रिलेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, उनको हम लोग देखेंगे कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, तो ये सब बातें अब हम लोगों ने देख लिया है। कल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सब हो गया है। आज कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब हम लोग अगर ऐसे ही बेसिक्स पढ़ते जाएंगे तो कोई भी एग्जाम होगा, हम वहां पे किसी भी एग्जाम में आ जाए, मेंस में आ जाए, ठीक है, आप लोग कोई भी अदर एग्जाम्स देते हैं उसमें आ जाए, तो आप लोग इजीली जिससे कि समझ के कर पाए क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, अब हमारा देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक बार हम लोग सारी बेसिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद हमको आसान हो जाती हैं अदर चीजें समझ में आना या फिर करना, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन पे जो रिलेशंस होते हैं, हम लोग कुछ आइडेंटिटीज सीखेंगे, उनको फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।